बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजब्रा के बेसिस एंड डायमेंशंस चैप्टर से है। शो दैट दी सेट एस, इसके एलिमेंट हैं चार एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1,0,0, सेकेंड एलिमेंट 1,1,0, थर्ड एलिमेंट 1,1,1 and fourth element 0,1,0. Spans the vector space R3 R but not a basis set। यानी हमको ये प्रूव करना है कि ये जो सेट S है वो स्पान करेगा R क्यूब को, लेकिन ये इसका बेसिस सेट नहीं है। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि S जो है वो एक सबसेट है R क्यूब का, क्योंकि आपको मालूम है कि R क्यूब के जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके इस फॉर्म में होते हैं A, B, C एंड सच दैट ABC बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर को। तो हम देख रहे हैं कि इसी फॉर्म में इस S के सारे एलिमेंट हैं, इसी फॉर्म में S के सारे एलिमेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट S, इस सेट S के जितने भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो सभी बिलोंग करेंगे R क्यूब को। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने प्रॉब्लम को हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस मतलब समझने के लिए इसको। इसमें S में एलिमेंट हैं 1,0,0। ऐसे यहाँ पर स्केलर यानी जो R को बिलोंग करता है उसमें मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 1 को यहाँ पर अल्फ़ा 2 से, उसके सभी एलिमेंट लिख दें 1,1,0 और प्लस अल्फ़ा 3 और 1,1,1 और फिर अल्फ़ा 4 और यहाँ पर 0,1,0। यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 सभी रियल नंबर्स हैं। और इसमें आपको मालूम है कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो इस टाइप का एक हमें मिल जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके का एक एलिमेंट मिलेगा जो कि आपको मालूम है कि ये बिलोंग कर रहा है R क्यूब को। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी है, और यहाँ पर हमने नहीं बताया इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 की नहीं दी, बल्कि जनरल केस में हम बात कर रहे हैं कि इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बल्कि ऑल पॉसिबल रियल नंबर इसमें हम पुट करेंगे तो हर एक केस में इसकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू, और ये सभी बिलोंग करेंगे R क्यूब को। तो इस चीज़ों को समझते हुए हम इस लाइन को लिख सकते हैं। यहाँ से अपना क्वेश्चन की यानी शुरुआत कर सकते हैं। सिंस S जो है वो सबसेट है R क्यूब का, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S बिलोंग्स टू R क्यूब। इसी चीज़ को अभी हमने बताया था, और इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो स्पान होगा यानी लीनियर स्पान होगा S का वो सबसेट होगा R क्यूब का। यानी लीनियर स्पान एक सेट होता है और उसके सारे एलिमेंट हमको R क्यूब में मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे और वो सभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो इस तरीके से बना लेंगे और वो R क्यूब में होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इस तरीके का वो इन वेक्टर S के जो वेक्टर उनसे वो R क्यूब को बिलोंग करेगा। तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जब R क्यूब को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब यानी जो लीनियर स्पान होगा वो R क्यूब का सबसेट होगा। यहाँ पर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं वो भी हम समझ लें कि हमें बताना है कि जो S है वो स्पान कर रहा है वेक्टर स्पेस R क्यूब को। यानी हमको प्रूव करना है कि जो लीनियर स्पान है S का वो इक्वल है R क्यूब के। इतना हमको प्रूव करना है, इसका मतलब ये है। यानी
इसके हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इसके हर एक एलिमेंट के बराबर है। यानी हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि यहाँ पर इस जो वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट हम S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इस सेट का जो कि इस S के जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर 4 उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से डिनोट ना किया जा सके। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए यानी लीनियर स्पान R³ के इक्वल है, इसे प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे सेट थ्योरी का कि दो जैसे सेट होते हैं A और B। अगर आपको इक्वल प्रूव करना है कि A इक्वल है B के तो दो बातें हमें इसमें दिखाना पड़ती हैं। एक तो A दिखाना होता है कि सबसेट B का है और दूसरा B सबसेट A का है। अगर इतना दिखा देते हैं तो हम कहेंगे A इक्वल है B के, यानी ये दोनों सेट आपस में इक्वल है A और ये B। तो इनको इक्वल दिखाने के लिए हम इसको इसका सबसेट और इस वाले को इसका सबसेट दिखाएंगे। तो हमने एक आधा काम तो यहाँ पर कर दिया है, यानी इस सेट को इस सेट का हमने दिखा दिया है कि सबसेट है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं। अब इसको इक्वल प्रूव करने के लिए इस सेट को हम इस दूसरे वाले सेट का सबसेट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ABC वो एक कोई भी एलिमेंट है R³ को कोई भी एलिमेंट है R³ का, और फिर यहाँ पर इस एलिमेंट को हम दिखा देंगे ये एलिमेंट इसमें है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसेट कैसे प्रूव किया जाता है। यानी अगर आप दिखा दें कि A बिलोंग कर रहा है A को, स्मॉल A बिलोंग कर रहा है कैपिटल O को, और ये दिखा दें कि A जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, तो आप लिख सकते हैं कि A सबसेट होगा B को। तो इस थ्योरी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी इस एलिमेंट को हमने R³ में लिया है, स्टार्ट किया है, और दिखा देंगे ये एलिमेंट LS में होगा, यानी लीनियर स्पान S के लीनियर स्पान में होगा। तो इतना अगर हम प्रूव कर देंगे तो फिर दोनों यानी इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 उसको बोल देंगे, तो वहाँ से कह सकते हैं एक दूसरे के ये सबसेट है तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमारा आधा क्वेश्चन तो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को बताने के लिए, क्योंकि लीनियर स्पान में S के लीनियर स्पान में यानी LS में ये एलिमेंट तभी होगा जब हम बता सकें कि S के जो एलिमेंट हैं वो 4 एलिमेंट यानी 4 वेक्टर हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो इसके इक्वल आ जाए। तो ऐसा हमें दिखाना होगा। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये तो ABC की वैल्यू, R की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, A की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, B की वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, C की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो ये एक एलिमेंट नहीं, ये यानी वेरिएबल समझिए आप, और ये एक सारे जो एलिमेंट हैं उनको ये डिनोट कर रहा है। और हमें ये दिखाना होगा कि ये वैल्यू जो है ये जो एलिमेंट R³ में है वो LS में भी है, और इसके लिए हम दिखाएंगे कि इस एलिमेंट को इस सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले कुछ स्केलर की ज़रूरत होगी। तो मान लेते हैं लेट α1 α2 α3 α4 आर बी स्केलर्स सच दैट, वो इस तरीके से मानेंगे कि इनका ABC को हम मान देते हैं कि इसको S के जो एलिमेंट हैं वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म से लिखा जा सकता है। अभी हम सिर्फ इसको मान रहे हैं, आगे जो है इसको इसी इक्वेशन को ले जाएंगे, और ये तब ही प्रूव हो पाएगा जब वो अपने जब प्रूव होगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। जो रिज़ल्ट है वो एब्सर्ड ना आए तो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, सभी के लिए हमने स्केलर α1 α2 α3 हर एक के लिए ले लिए हैं, और उनके एलिमेंट जो भी थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। S के जो एलिमेंट हैं 0 1 और 0 सारे एलिमेंट हमने लिख लिए और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और इसको इसके बराबर रखा। अभी तो हमने पुट कर दिया है, क्या ऐसा रखा जा सकेगा?
वो आगे चल के पता चलेगा। अगर रखा जा सकेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो LS में भी होगा, क्योंकि जो S के जो वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एलिमेंट होता है वो आपको मालूम है वो LS में होता है। यानी ये अगर सही है, ये सही है, वैलिड है, तो वो LS में होगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या है कि ये वैल्यू पॉसिबल हैं, यानी ऐसा तो नहीं ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएं या इमेजिनरी वैल्यू हों, तो बस हमें इसी चीज़ को देखना होगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है कि अल्फ़ा 1 का हर एक यहाँ पर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा, हालांकि ये कंपोनेंट ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाएगी। अल्फ़ा 2 का भी हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, बाकी इसमें अल्फ़ा 2 आ जाएगा। ऐसे ही इस अल्फ़ा 3 का भी सभी में तीनों कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होने पर इसकी वैल्यू आ गई। फिर ऐसे अल्फ़ा 4 का भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो है वेक्टर्स हैं, यानी मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, यानी अल्फ़ा 1 के साथ में अल्फ़ा 2 को और फिर इधर अल्फ़ा 3 और फिर 0 को, अल्फ़ा 3 और फिर 0 को। फिर उसके बाद ये सेकंड वाले जो हैं बीच के जो हैं उनको ऐड कर लेंगे। चारों जो यहाँ पर वेक्टर्स हैं उनका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। फिर लास्ट का जो थर्ड कंपोनेंट है उनके सभी को ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो ज़ीरो वालों को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू जो चल रही है वो ABC इस वेक्टर के इक्वल चल रही है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं ये वैल्यू जो है वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 ये एक इक्वल आ चुकी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। और ये वैल्यू जो है आई है अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, ये वैल्यू B के इक्वल आई, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। और लास्ट वाला जो है वो ये वैल्यू बाकी सब ज़ीरो हैं, ये अल्फ़ा 3 है और अल्फ़ा 3 की वैल्यू यहाँ पर हमको C मिल चुकी है। अब यानी अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमारे पास यानी तीन हैं अननोन, कौन से, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 तो फाइंड हो गया ये, क्योंकि C यानी जो गिवन वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है, एक रियल नंबर कोई भी। अल्फ़ा 4, 3 अननोन यहाँ पर है और इक्वेशन हमारे पास अभी 2 हैं, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें किसी एक स्केलर को कुछ अपनी तरफ से मानना होगा, लेट करना होगा। तो शुरू में इसको हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी हम इसको अल्फ़ा 3 कंसीडर कर, अल्फ़ा 3 को मान लेते हैं हम, इसको कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यानी इसे नोन मान लेते हैं और उस बेस पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मींस अल्फ़ा 1 की, अल्फ़ा 2 की और अल्फ़ा 4 के टर्म में ये वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगी। यहाँ पर हमने अल्फ़ा 4 को ही इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम देख रहे हैं सामने ही नज़र आ रहा है इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो अल्फ़ा 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा 3 कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को लिख दीजिए, पहले ऊपर ये नीचे ये, और माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल। तो अल्फ़ा 1 या हम इसको करके ही दिखा देते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू A है। और यहाँ पर से अल्फ़ा 2 के नीचे अल्फ़ा 2 लिखें, अल्फ़ा 3 के नीचे अल्फ़ा 3 लिखें। ये नहीं है अल्फ़ा 4 यहाँ पर, तो इस तरफ लिख सकते हैं अल्फ़ा 4 और ये वैल्यू चाहे इसी में लिख दें आगे, और B। फिर हम इसको माइनस कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सब की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फ़ा 3 तो आ चुका है और हम कोशिश में लगे हैं कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 की वैल्यू आ जाए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा 4 जो है अल्फ़ा 2 कैंसिल हो रहा है, अल्फ़ा 3 कैंसिल हो रहा है, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 ये माइनस का हो गया, अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू यहाँ पर A माइनस B। A और B तो नोन है, कोई रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर अल्फ़ा 4 के बारे में आपको नहीं मालूम है,
तो लेकिन आपको ये भी यहाँ से इक्वेशन नंबर इनसे पता है कि 2 हमारे पास इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो इससे वैल्यू पूरी नहीं निकाली जा सकती, किसी भी हाल में निकाली जा सकती, तो किसी के टर्म में आएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा यानी अल्फ़ा 4 को हमने ये मान लिया कि इसकी वैल्यू हमको मालूम है, इसके टर्म में यानी अल्फ़ा 4 के टर्म में हम अल्फ़ा 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a माइनस बी तो है ही, इस अल्फ़ा 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का ये अल्फ़ा 4 आ जाएगा। अब हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू को की तरफ जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा 3 हो चुका है, अल्फ़ा 4 हमने मान लिया कि नॉन वैल्यू है ये, उसके हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू बाद में दे देंगे। अब अल्फ़ा 2 रह गया, तो अल्फ़ा 2 जो है हम इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 और 3 हैं, उनके यूज़ से लिख सकते हैं। वैसे तो आप इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा 3 की वैल्यू सी रख देंगे और अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये अभी फाइंड की वो आ जाएगी, अल्फ़ा 2 यहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से। तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और बल्कि हम इक्वेशन नंबर 3 से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा 2 फाइंड करना, अल्फ़ा 3 सी है, अल्फ़ा 4 तो हम इसको ले ही रहे हैं इसमें अननोन की तरह, तो हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा 4। तो इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्फ़ा 1 की वैल्यू आप रखेंगे काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो कैलकुलेशन करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 से आसानी से हमें अल्फ़ा 2 की वैल्यू नज़र आ रही है कि अल्फ़ा 2 प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल्फ़ा 3 की जगह पर सी रख देंगे, जो कि हमें यानी नोन है सी, अननोन की वैल्यू फाइंड करना, और प्लस फिर उसके बाद अल्फ़ा 4 है, उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमने अल्फ़ा 4 को कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है। राइट हैंड साइड में भी है, उसको एज इट लिख देंगे। अब इन अल्फ़ा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा 4 फाइंड कर लेंगे, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें। तो अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद था b, c भी उधर चला जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फ़ा 4 भी चला जाएगा और राइट हैंड साइड में जो कि माइनस का है। अब यहाँ पर हमें सभी वैल्यू मिल गई हैं, यानी हमें अल्फ़ा 1 की वैल्यू भी मिल गई, अल्फ़ा 2 भी, अल्फ़ा 3 भी, और अल्फ़ा 4 के बारे में नहीं पता है, तो हम अपना इसे मानते हुए, नोन मानते हुए इसको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, आप जो मर्जी हो उसकी वैल्यू दे दें। हम अपनी बहुत ही आसानी के लिए इन पर्टिकुलर इसकी वैल्यू इन पर्टिकुलर हम वैल्यू दे सकते हैं, टेकिंग इसको हम 0 दे सकते हैं, यानी अल्फ़ा 4 को 0 दे देंगे, तो इससे अल्फ़ा 1 जो हम लोगों ने फाइंड किया था वहाँ पर 0 जब रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 4 की जगह पर 0 रखने पर इस सिंपल सी वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, जो कि a माइनस बी है अल्फ़ा 1 की। ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी यहाँ पर ये 0 रखा, तो ये b माइनस का c हो गया, और अल्फ़ा 3 तो आपको मालूम है कि ये सी लिया था, और अल्फ़ा 4 को हमने यहाँ पर 0 लिया है, वो तो ऊपर लिख ही दिया था, तो ये वैल्यू मिल गई हैं। और ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं, ये सभी क्लियरली बिलोंग करेंगी आर को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लियरली कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, और ये अगर आर को बिलोंग करते हैं तभी आपको मालूम है कि यहाँ पर जो आपने माना था शुरुआत में, वहाँ पर माना था, ये माना था यहाँ पर, ये रियल हैं सभी, तो ये रियल जब होंगे तभी ये आपस में इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं कि सारे रियल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम जो शुरुआत में हमने लिख लिया था इस वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा जो कि सारी वैल्यू रियल आ रही हैं तो ये ऐसा पॉसिबल है, यानी हम इन वैल्यूज़ को जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 की हैं, इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो यहाँ पर माना था हमने उसको उसे इक्वेशन नंबर ए डाल सकते हैं, और इसमें ये शुरुआत में जो माना था इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दीजिए, और यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सबकी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं देयरफॉर a माइनस a कामा b कामा c, जो कि आपको मालूम है हमने लिया था, ये एक एलिमेंट आर क्यूब में लिया था, तो ये हम दिखा सक रहे हैं कि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो S के जो वेक्टर्स एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो रियल है।
तो ऐसा हम कर सक रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब हम दिखा देते हैं तो वो एलिमेंट लीनियर एस के लीनियर स्पान में होता है। तो इसका मतलब ये लीनियर स्पान में होगा, या ये चूँकि इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी को हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है इस लीनियर स्पान में। इसे आप इक्वेशन नंबर अगर टू का मतलब तो डाल चुके हैं, 3 तक डाल चुके हैं, 4 अगर डाल दें तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 से मैच कराएं। 1 से नहीं, सॉरी, इससे तो हमने इक्वेशन नहीं डाला था, यानी हम लेके चले थे इस एलिमेंट को आर क्यूब में, और हमने दिखा दिया कि ये एलिमेंट इसमें है, तो इसको इक्वेशन ना डालिए, ये एलिमेंट इस एस के लीनियर स्पान में है। तो आपको मालूम है कि जब हम लेके चलते हैं किसी एलिमेंट को किसी सेट में और उसको दूसरे सेट में दिखा देते हैं, तो ये वाला सेट जो होता है वो सब सेट होता है दूसरे वाले सेट का, यानी इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं। तो हम दिखा दें, क्योंकि जो एक एलिमेंट को डिनोट नहीं कर रहा था आर क्यू के, बल्कि सारे एलिमेंट को डिनोट कर रहा था, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं हैंस कि ये जो शुरू में लिया था आर क्यू जो होगा वो सबसेट हो जाएगा एल एस का। और यहाँ पर हम इसको अब इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों को लेंगे। और शुरू में जैसा कि हमने बताया था कि ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट अगर प्रूव कर देते हैं तो दोनों आपस में ये इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 ये कह सकते हैं कि आर क्यू जो है वो स्पान होगा एस के। तो यही हमें शुरुआत में बोला गया था कि एस जो होगा स्पान करेगा वेक्टर स्पेस आर क्यू को। तो ये तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, पहली वाली बात। अब दूसरा ये है, लेकिन बताना है कि ये जो एस है वो इसका बेसिस नहीं होगा, यहाँ पर बेसिस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर बेसिस की डेफिनेशन पहले मालूम होना चाहिए, और बेसिस की जो डेफिनेशन है, तो बेसिस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी हमारे इसमें अपलोड भी हमने कर रखी है यूट्यूब चैनल पे। आप और अगर टाइम मिलता है तो हम इसको अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो आपको मालूम ही है कि कोई भी सेट एस जो कि वेक्टर स्पेस एस का सबसेट होता है, वो बेसिस तब होता है जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला तो ये है कि वो सेट एस जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी वो बेसिस होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी हमने प्रूव की है कि वो वेक्टर स्पेस जो होगा वो एस का लीनियर स्पान के बराबर हो, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन यानी एस का आप हमें सिर्फ प्रूव कर दें कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो प्रूव हो जाएगा। यानी क्या प्रूव हो जाएगा, हमें प्रूव करना कि बेसिस नहीं है, तो हमें यानी प्रूव हमें करना होगा कि एस लीनियर डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करना, क्योंकि बेसिस में क्या होता है, लीनियर एस जो सेट होता है जो वी का यानी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेसिस के लिए। और चूँकि हमें प्रूव करना बेसिस नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कर देंगे। तो लीनियरली डिपेंडेंट जो प्रूव कर रहे हैं तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेके भी कर सकते हैं, या फिर आप एक यानी हम थ्योरम का यूज़ करते हुए भी इसे लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ऐसे कि आप देखिए एस के जो एलिमेंट हैं उसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से। फ़िलहाल ये आप इसको एक अपने समझने के लिए ले लीजिए, हम इसके बाद कंटिन्यू अपने क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से हम एग्ज़ाम्पल से भी ले सकते हैं। जैसे कि एस के कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको हम क्या लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं उसका, तो ऐसे करके देखिए इसका बना सकते हैं 1 × 1, 0, फिर यहाँ पर -1 ले लीजिए। वो आप ये हम यहाँ पर अपना मतलब
सेंस का यूज़ करते हुए इसको कर रहे हैं। वैसे इससे प्रूव भी किया जा सकता है जनरल केस में, यानी अल्फ़ा बीटा गामा या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लेके किसी भी जिस तरीके से मतलब वेक्टर को लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कई तरीके होते हैं। एक मैट्रिक्स का मेथड भी होता है, वो भी बहुत अच्छा आसान होता है, रिंग का उसमें यूज़ किया जाता है। उससे भी हम या उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कोई सेट होगा या नहीं होगा, यानी उसके जो वेक्टर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एलिमेंट को हमने इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फार्मूले लिए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो गया। अब आपका देखिए ये बचा हुआ है 1 का करेंगे तो ये तो इतना ही आ जाएगा 1,1,0, और -1 का करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 को अगर अंदर ले जाएंगे प्लस का बचेगा तो 0 × -1 0। अब इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और -1 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड करेंगे 0, यानी यही वैल्यू आ जाएगी। यानी हमने जो ये लिखा है वो ठीक है, ये ठीक है। यानी 1,0,0 को अब हम इन सभी एलिमेंट को राइट से लेफ़्ट में ले आएंगे तो ये साइन बदल के माइनस का हो जाएगा 1 × 1,1,0। ये सिर्फ हम समझने के लिए आपका देख रहे हैं। आप इसको जो है यूज़ भी कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पर, क्योंकि निगेशन करना है, यानी ये बताना है कि ये एस जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लीनियर डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एग्जांपल लेके भी किया जा सकता है। तो हम एग्जांपल लेके भी दिखा रहे हैं आपको, अब एक आसान मेथड भी बता देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 ले लीजिए, और ये इसको हम अगर अल्फ़ा 1 कह दें तो 1,0,0, ये हम मतलब प्रूव करके नहीं, इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे के इसको हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रूफ तो हो जा रहा है वो। इसको अल्फ़ा 3 कह दें तो 0,1,0, और इसको हम अल्फ़ा 4 कह दें तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको 0 के बराबर पुट किया, और यहाँ पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू -1 है, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू 1 है, और अल्फ़ा 4 की वैल्यू ये 0 है। तो ये सभी आपको मालूम है जब 0 होते हैं तभी हमारे ये वेक्टर्स जो हैं एस के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, लेकिन ये सभी 0 नहीं हैं। सिंस ऑल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 आर नॉट 0, therefore एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और इसी से हम कह सकते हैं कि एस इज़ नॉट बेसिस ऑफ वी, हैंस एस इज़ नॉट बेसिस ऑफ आर क्यूब, यानी आर क्यू आर, क्योंकि आपको मालूम है कि बेसिस होने की जो कंडीशन है, शर्त है, वो इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है। तो इसको तो हमने कहा कि इस मेथड से भी कर सकते हैं, या हम इसको दूसरा मेथड कर सकते हैं। ये हमने ये लाइन किए, आप इसको यहाँ पर कंप्लीट भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ के एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है ना सोच पाए वहाँ पर, या इसे प्रूव करने के लिए एक बार तो हम ये इस तरीके से कर ही चुके हैं, दोबारा से इतनी मेहनत करना पसंद ना आए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डायमेंशन है आर क्यू की क्लियरली जो है वो 3 है, और कोई भी सेट, यानी यहाँ पर लिख देते हैं एनी सेट, यानी एस के बारे में बोला जा रहा है, ये कंसिस्टिंग, यानी उसके अंदर है वो बना है किससे, ऑफ मोर देन 3, और ये कितने से एस बना है, 4 से बन के बना है, जबकि कोई भी जो है वो 3 से ज़्यादा होंगे। मोर देन 3 वेक्टर्स in is vector cannot be linearly independent। बस इतना आप लिख देंगे, क्योंकि डायमेंशन आर के 3 है और ये उसमें 3 ही होना चाहिए, नहीं तो और एस भी जो है वो आपको मालूम है 3 इसमें हैं कंपोनेंट, और इसमें वेक्टर 4 आ रहे हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एस इज़ हैंस, लास्ट में वही लाइन जो ऊपर लिखी थी, हैंस एस इज़ नॉट ए बेसिस फॉर आर क्यू आर। तो हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।